Students, today myself Suman Mehta is going to describe the chapter first of history, that is the rise of nationalism in Europe. Before I start this chapter, I would like to tell you about the importance of this chapter and the meaning of the heading of this chapter, that is the rise of nationalism in Europe. Nationalism means patriotic feelings towards own country, एंड राइज मीन्स जनरेट होना, पैदा होना या बढ़ना। और यूरोप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई, जो कि आगे चलकर थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल गई। यानी सभी देशों के लोग अपने अपने देश से ज़्यादा प्यार करने लगे या उनकी देशभक्ति की भावनाएं जागृत होने लगी। तो बेटा सबसे पहले जब बात की जाती है कि नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ पैदा हुई, तो वो यूरोप कॉन्टिनेंट था। और उसमें भी सबसे पहले जिस कंट्री में इसका जो है इमरजेंस हुआ वो था फ्रांस। फ्रांस की जो क्रांति आपने 9th क्लास में पढ़ी थी बेटा, उस क्रांति से ही पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर जो रेवोल्यूशन हुई हैं उनको बेस मिला है। मीन्स लोग जो हैं इंस्पायर्ड हुए हैं, रेवोल्यूशनरी पीपल हों या और कोई देश की जो ग्रुप होते हैं, सब इंस्पायर्ड हुए और सब ने काफ़ी जो है एथिक्स या फिर ये कह सकते हैं यहाँ से काफ़ी ऐसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडोप्ट किया है जो कि फ्रांस कंट्री में अडोप्ट किए गए थे अर्लियर। तो स्टार्ट करते अपना चैप्टर। चलिए, 1848 फ्रेडरिक सोर्यू, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as he called them। आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में एक व्यू को दिखाया गया है। एक व्यू किस टाइप का? ये जो है आपकी लिबर्टी की जो है गॉडेस है, और इसके सामने से एक रो चली जा रही है मैन वीमेन की, जो कि अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिबर्टी का जो स्टैचू है, जिस कंट्री के लोगों ने इसको पार कर लिया है, इसका मीनिंग है कि 1848 तक ये जो लोग थे या ये जो देश थे, ये लिबर्टी गेट कर चुके थे, इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश कर चुके थे। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन जो है किस देश से बिलोंग करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस रो के अंदर जितने भी मैन वीमेन दिखाई दे रहे हैं या उनके हाथ में जो भी फ्लैग हैं, वो उनके पर्टिकुलर कंट्री को शो करता है। यानी उनकी जो नेशनल जो आप ये कहेंगे क्लोथिंग है, यानी नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं, वो पहने हुए हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस देश के हैं। और प्लस में हाथ में जो इनकी फ्लैग है, ये भी रिप्रेजेंट करता है उस कंट्री को। तो जिन लोगों ने इस लिबर्टी के स्टैचू को क्रॉस किया, इसका मतलब है कि वो देश जो है इंडिपेंडेंस गेट कर चुके हैं और वो अपने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को कंटिन्यू रखे हुए हैं। और जो पीछे हैं वो इस प्रोसेस में हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो रेवोल्यूशन कर रहे हैं कि उन्हें भी आज़ादी मिले और वो भी अपने देश में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश करें। ये जो व्यू है बेटा 4 प्रिंट्स का व्यू है, और इस 4 प्रिंट्स में जो है ऊपर ये ऊपर दिखाए गए हैं गॉड गॉडेसी जो फेरीज हैं और सेंट्स हैं, जो कि ब्लेसिंग दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के लिए। ये जो व्यू है बेटा एक यूटोपियन व्यू है। अब आप कहेंगे यूटोपियन, आपके इस बुक के फर्स्ट पेज पर ही यूटोपियन का मीनिंग भी लिखा हुआ है। एक काल्पनिक दृश्य है ये बेटा, यूटोपियन मीन्स इमेजिनरी, जिसमें 1848 में ये सीरीज बनाई थी। किसने? फ्रांस का जो आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू पेंटर, उसने ये जो है 4 पिक्स की सीरीज बनाई थी, जिसमें उसने सपना देखा था, एक पूरे वर्ल्ड को उसने इमेजिन किया था कि पूरे वर्ल्ड में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाएगा या फिर होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 1848 फ्रेडरिक सोरियो, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream
ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। उसने ये जो इमेजिनेशन की है, ये जो 4 सीरीज की जो उसने पिक बनाई है, अपनी 4 प्रिंट्स जो बनाए हैं, इसमें उसने सपना देखा है और इस पिक का नाम उसने रख दिया है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की जो पहली जो प्रिंट था वो दिखाता है, क्या दिखा रहा है वो, शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इसमें पहले प्रिंट में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है, मैन वीमेन ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के आदमी और पुरुष, आदमी और औरतें, एंड सोशल क्लासेज, और सभी सामाजिक वर्ग के लोगों को, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, जो कि एक लंबी जो है चेन बनाकर चल रहे हैं, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैचू है लिबर्टी का, आज़ादी की जो देवी है वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उसे वो श्रद्धांजलि देते हुए जा रहे हैं। एज दे पास बाई इट, जैसे जब भी जो भी यहाँ से निकलता है, उसके पास से निकलता है, तो वो उसे जो है रिगार्ड देता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके देश आज़ाद हो चुके हैं और वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका है। एज यू वुड रिकॉल, जैसा कि आपको भी याद होगा, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय भी जो आर्टिस्ट लोग हुआ करते थे वो लिबर्टी का एक फीमेल फिगर को वो ड्रॉ किया करते थे। हेयर यू कैन रिकग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट आपने देखा था, ये टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की जो ये टॉर्च है या रोशनी है, ये किसको दिखा रही है, ये किस जो एंजल बनी हुई हैं उनके एक हाथ में हैं, पकड़े हुए हैं। एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, और मानव अधिकारों का जो चार्टर है वो उसके दूसरे हाथ में है। ऑन द अर्थ in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolute institutions। तो जमीन पर, ग्राउंड के ऊपर जो बिखरे हुए कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, वो सिंबल हैं बेटा ऑब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के, मतलब राजाओं के टूटे हुए जो ये कहेंगे राजशाही चिन्हों के, यानी अब राजाओं का शासन वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो उनकी इंस्टीट्यूशन जो ऑब्सोल्यूट होता है बेटा, आपको पता ही है, निरंकुश शासक जो कि अपनी मनमाने तरीके से शासन किया करता था, अब उनका राज्य जा चुका है, तो उनके सारे जो निशानियां हैं वो ग्राउंड पर बिखरी हुई है, क्योंकि इन देशों के अंदर तो डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका है। इन सोर्यूज यूटोपियन विजन, सोर्यू के इस काल्पनिक दृश्य के अंदर, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, जो संसार के अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो अलग से ही दिखाई दे रहे हैं। आइडेंटिफाइड थ्रू फ्लैग्स, उनको पहचाना जा सकता है झंडों की मदद से, एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, और उनकी राष्ट्रीय वेशभूषा से। देखा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि झंडों से और उनके राष्ट्रीय वेशभूषा से ही उनको पहचाना जा सकता है। लीडिंग द प्रोसेशन, सबसे पहले इस जुलूस के आगे जो है वो, वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद स्विट्जरलैंड, विच बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो कि उस समय तक एक राष्ट्रीय राज्य बन चुके थे। नेशन स्टेट का मीनिंग यहाँ पर बेटा बिगर किंगडम के रूप में होता है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि फ्रांस और भी कई जो है इसमें फ्रांस और उसके बाद बेटा और भी कई देश हैं जो इस चेन में चल रहे हैं। आइडेंटिफेबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, जिन्हें उसके जो है तिरंगे के मदद से पहचाना जा सकता है जस्ट रीच द स्टैचू, जो कि अभी अभी स्टैचू के पास पहुंचने वाले हैं। और इस प्रकार आप देख रहे हैं शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, अब फ्रांस के बाद जर्मनी के लोग, और बियरिंग द ब्लैक, और इसके अलावा जो है जिन्होंने जर्मनी के वो लोग जिन्होंने ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का जो है फ्लैग होल्ड किया हुआ है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोर्यू क्रिएटेड दिस इमेज, खास बात यह है कि जब सोर्यू ने इस पिक को बनाया था, इस इमेज को बनाया था, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन, उस समय तक जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन के रूप में, यानी एक ये कह सकते हैं
बिग कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। इनके हाथ में जो फ्लैग है वो उनकी लिबरल होप्स को इंडिकेट करता, मतलब उनकी उदारवादी आशावादी दृष्टिकोण को दिखाता है कि 1848 में वो उम्मीद रख रहे थे कि आने वाले समय में वहाँ भी जो है एक नेशन स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उनका मानना था कि जितने भी जर्मनी कंट्री के अलग अलग स्टेट हैं वो एक होकर एक नेशन स्टेट बन जाएंगे, यानी एक बिगर कंट्री के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करवाया जाएगा। ये किसकी होप है? ये जर्मनी के लोगों की होप थी। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। अब जर्मनी के लोगों के बाद ऑस्ट्रिया के लोग, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये लोग वन बाय वन करके एक दूसरे के पीछे दिखाई दे रहे हैं। आप इस लाइन को भी अंडरलाइन कीजिएगा। फ्रॉम द हेवंस अबो, अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब मैंने इमेज में आपको इंडिकेट किया था कि आकाश में या फिर स्वर्ग में जो है क्राइस्ट, यानी यहाँ अपने जीसस क्राइस्ट की बात की चल रही है, सेंट्स संत महात्मा जो भी होते हैं ऋषि, एंड एंजल्स और परियां, गेज अपॉन द सीन, वो सीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट, इनको आर्टिस्ट ने इसलिए यूज किया है ताकि वो सिंबलाइज कर सके फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना, कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में भले ही कोई सेंट को वैल्यू देता है तो कोई जीसस क्राइस्ट को वैल्यू देता है तो कोई एंजल्स को वैल्यू देता है, लेकिन रियल में ये जितनी भी गॉडेस फिगर्स होती हैं ये ब्लेसिंग्स देती हैं वर्ल्ड के होल जो है पीपल को। वो ये नहीं देखती कि वो किस पर्टिकुलर जो है कंट्री के हैं या किस कास्ट से बिलोंग करते हैं या वो किस फैमिली में जो है उनका जो है उनका रिलेशनशिप है। तो इस टाइप से वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज बाय सोर्यू। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनको विजुअलाइज करने की कोशिश की है सोर्यू ने। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म अमर्ज एज ए फोर्स। 19वीं शताब्दी के दौरान जो राष्ट्रीय भावना होती है, अपने देश को प्यार करने की जो भावना होती है, वो एक शक्ति के रूप में उभर चुकी थी। विच ब्रोट अबाउट स्वीपिंग चेंज, जो कि बहुत जल्दी जल्दी बदलाव ला रही थी इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। यूरोप के जो उसमें मानसिक परिदृश्य में और राजनीतिक परिदृश्य के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लाती जा रही थी। एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट। और ये जो राजनीतिक बदलाव दिखाई दे रहे थे तो इसका परिणाम निकला आगे चलकर अलग अलग जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे यूरोप के, वो नेशन स्टेट के रूप में बिल्ड होने लगे। मतलब अब वो छोटे छोटे राज्य मिलकर बड़े साम्राज्य का रूप धारण करने लगे। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न स्टेट, आजकल का जो मॉडर्न स्टेट है या इसका जो काम होते हैं या फिर इसका जो कंसेप्ट है, उसमें कहा जाता है कि नेशन स्टेट क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड पावर, एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल, जिसका एकाधिकार है अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने का, ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कीजिएगा कि मॉडर्न नेशन स्टेट की डेफिनेशन है ये बेटा, कि एक डेफिनेट टेरिटरी के अंदर जो अपनी सोवरेन कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने वाली सेंट्रलाइज्ड पावर को हम नेशन स्टेट या मॉडर्न स्टेट का नाम देते हैं, जो कि डेवलप हुई थी उस टाइम में यूरोप के अंदर। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। अब ये जो नेशन स्टेट होता है बेटा, इसमें मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं, ना केवल वो बल्कि और रूलर भी, और ये सब मिलकर जो है एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, या उनका सेम जो है हिस्ट्री होती है या एक ही हिस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं। इसलिए यानी एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि कल्चर से बिलोंग करने वाले, लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले लोग आगे चलकर नेशन स्टेट को डेवलप करते हैं। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल। ये जो कॉमननेस की जो फीलिंग है कि हम एक हैं, हमारी भाषा एक है, ये सारी चीज़ें सदा से नहीं